दिल्ली से लेह जाना है तो रोड ट्रिप से बढ़िया कुछ भी नहीं है। पर जब आपको फ्लाइट से हिमालय का इतना अच्छा व्यू मिले तो लगता नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है। मौसम इतना साफ था कि दिल्ली से टेक ऑफ के लगभग 20 मिनट बाद ही नंदा देवी बिल्कुल क्लियर नज़र आने लगी थी। हिमालय का विस्तार किसी फ्लाइट से इतना क्लियर मैंने पहली बार देखा था और सोमरीरी लेक के ऊपर से उड़ते हुए 1.25 घंटे में ही हम 11,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर लेह में थे। और लेह में स्वागत हुआ सीधे एप्रिकॉट के बगीचे में। जी हाँ, ये वो होम स्टे है जहाँ आजकल पुनीत ने अपना बसेरा बनाया हुआ है। दोपहर में 3 घंटे के रेस्ट के बाद लेह मार्केट में निकल पड़ा। सितंबर के पहले हफ्ते में जून जुलाई जैसी भीड़ भाड़ यहाँ अभी नहीं है। इक्का दुक्का फिरंगी टूरिस्ट यहाँ दिख रहे हैं, पर ज्यादातर तो खाली ही है। लेह में पहला दिन और ये हैं साथ में सोमनाथ। ये यहाँ पे 5 स्टार होटल के एक शेफ हैं, मिस्टर सोमनाथ बोस। ये खाना बना रहे हैं और कैसा खाना बनता है ये तो 1 घंटे के बाद जब खाएंगे तब पता चलेगा, है ना। पर अभी तैयारी चल रही है। लेह में मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा सर्दी अभी नहीं है और हम लोग मेरे ख्याल आधी बाजू के एक स्वेटर पहन के घूम रहे हैं और सोमनाथ को तो बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही है, आप देख ही सकते हैं। और जहां हम रुके हुए हैं वो एक बार मैं ये रूम आपको दिखाता हूँ। हालांकि अभी चारों तरफ पूरा सामान हमारा बिखरा पड़ा है, सब चीजें एकदम से पूरा का पूरा मेस है, बट स्टिल यू कैन फिगर आउट इट्स अ बिग रूम। अगले दिन सुबह दूसरे पार्टिसिपेंट से मिलने का और लेह के लोकल टूर का प्रोग्राम था। यहाँ सुबह सुबह धूप बहुत जल्दी इतनी तेज हो जाती है कि लगता है जैसे दोपहर हो गई है। और हम पहुंच गए चांसमा में बने शांति स्तूप पर। इसे 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरा ने बनवाया था। यहाँ से पूरी वैली का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद यहाँ से निकले और चल पड़े सेमो मोनास्ट्री की तरफ। इसे नामग्याल सेमो गोम्पा भी कहा जाता है और इसे यहाँ के राजा ताशी नामग्याल ने सन 1430 के आसपास बनवाया था। यहाँ गोम्पा के अंदर जाने का मौका नहीं मिला, पर यहाँ से भी वैली का व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आता है। और फिर हम पहुँच गए लेह शहर की पुरानी गलियों में, जो मेन मार्केट के पीछे के एरिया में ही हैं। पर बिना चमक दमक के इन रास्तों पर कम से कम इंडियन टूरिस्ट का बहुत कम आना होता है। गुरुद्वारा और इसके पीछे लेह पैलेस, बस कुछ ही चीज़ें ट्रेडिशनल बची हैं यहाँ। So this how is the old shops where there are numbers. Do you see that? So they put through. I don't know. They put 3 just after 1. So but it still worked, So for him, but otherwise there's a sequence. So now when you go to the main street, these are gone. These are only this small stretch that you can see this old style of But these are all they make Kashmiri breads. Yes, I've had And it's in tandoor. इन्हीं गलियों से होते हुए हम पहुंच गए हैं सेंट्रल एशियन म्यूजियम लेह। ये अपने आप में बहुत ही अनूठी जगह है और अंदर जाने पर पता चला कि आज दोपहर तक ये म्यूजियम बंद है। कुछ लोकल कारण होंगे, उनकी वजह से ये बंद था। तो हम वहाँ से वापस निकल पड़े। इस म्यूजियम का एक कंप्लीट वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगा बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने। इधर उधर भटकते घूमते हुए हम लंच के लिए पहुँच गए मेन स्ट्रीट में बने हिमालयन कैफ़े पर। ये फर्स्ट फ्लोर पे है। खाना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ट्रेडिशनल शिल्प कलाओं के कलाकार और कदरदान दोनों ही बहुत कम बचे हैं। हालांकि इनका काम बहुत अच्छा है
पर फिर भी ये भाई कह रहे हैं कि एक गेस्ट हाउस बना रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इस कलाकारी से रोजी रोटी नहीं चल रही है। लेह पैलेस का एक और व्यू। भीड़ के मामले में अब लेह भी मनाली जैसा ही हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान भर के सारे तरह के खाने, चाहे वो नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, छोला भटूरा है, आलू के पराठे हैं, कुछ भी यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाएगा। आपको ब्रेड पकोड़े से लेके समोसे भी मिलेंगे। हो सकता है कि लेह का जो ट्रेडिशनल खाना है वही शायद आपको हर जगह ना मिले। लंच के बाद प्लान के अनुसार हम लोग निकल पड़े स्तोक के लिए। स्तोक एक गांव है और लेह से चोगलामसर होते हुए स्तोक की दूरी है अंदाज़ा 14-15 किलोमीटर। जो भी डेली ज़रूरत की चीज़ें आपको चाहिए आप चोगलामसर से ख़रीद लीजिए। स्तोक में कोई मार्केट नहीं है और यहाँ अचानक शहर की भीड़ पीछे छूट जाती है। स्तोक में ही है गोल्डन बुद्धा की विशाल मूर्ति, जहाँ हम अभी अभी पहुँचे हैं। ये समय रहा होगा लगभग 4 से 5 के बीच में। हवा की स्पीड आप देख ही सकते हैं। कुछ बौद्ध भिक्षुओं का एक ग्रुप यहाँ आया हुआ था और इनमें से एक से बात करने का मौका भी मिला। इन्होंने बताया कि ये थिक्से में रहते हैं और अपने गुरु के साथ यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, यहाँ रहने वाले हैं। जी जी। अपना नाम बता दीजिए बस। लोब्सांग। हाँ जी। लोब्सांग जी से मैं मिला हूँ यहाँ पर और ये बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हैं। इनके साथ मिलके बहुत मज़ा आया और बहुत सारी जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना वो हमें मिली। Having tea at Golden Buddha है। हाथ में चाय या कॉफ़ी के साथ सामने ऐसा नज़ारा हो तो समझिए कि शाम शानदार है। यहाँ से लेह सिटी का नज़ारा जैसे जैसे शाम होती है बहुत ही बढ़िया नज़र आता है। और लेह सिटी के पीछे ऊपर कहीं पहाड़ों में है खरदुंगला। स्तोक गांव में ही अमारा हाईलैंड में हमारा स्टे था। यहाँ दविंदर जी और उनकी पत्नी ने हमारा वेलकम किया, जो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये एक ट्रेडिशनल लद्दाखी स्टाइल में बनी प्रॉपर्टी है और यहाँ आप पूरा दिन गुजार सकते हैं, बशर्ते कि आप भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हों। और ये है हमारा रूम। हमारा सामान फैलने से पहले ये एकदम नीट एंड क्लीन था और अभी ज़रा इसका हाल देखिए। अगले दिन सुबह बाहर निकले तो गार्डन में ब्रेकफास्ट टेबल को देखकर ही मज़ा आ गया। फ्रेश एप्रिकॉट और एप्पल के साथ शानदार ब्रेकफास्ट। यह बताना ज़रूरी है कि एप्रिकॉट एक बार में 5-7 से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। आज हमारा वार्म अप डे है तो ब्रेकफास्ट टेबल पर ही सोम बोस और पुनीत ने पार्टिसिपेंट्स को रूट प्लान के बारे में और जो भी बाकी जानकारी थी वो सब शेयर की। ये भाई साहब जो फ्रेम में दिख रहे हैं इनका नाम है पुनीत। ट्रैकिंग, साइकिलिंग और एडवेंचर में इनका एक्सपीरियंस हिमालय जितना ही शानदार है। दिल्ली एनसीआर के रहने वाले पुनीत ज़्यादातर समय लद्दाख में ही पाए जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले पुनीत ने साइकिल्स के ब्रेक और गियर को एक बार फिर चेक किया और वैद्यनाथन जी के कुछ और सवालों के जवाब भी दिए। What is it showing in the bottom? A few hundred kilometer, a few hundred, Yes. 253 kilometer, or 200, 150, something like that. You can press the center panel again. और ये है लद्दाख में साइकिल पर मेरी पहली राइड की शुरुआत। हर नई चीज़ की तरह ई साइकिल को चलाने में शुरू में थोड़ा समय लगता है, खासकर पैडल असिस्ट कैसे काम करता है ये समझना ज़रूरी है। ये तो पक्का है कि नॉर्मल साइकिल जितना दम इसमें नहीं लगाना पड़ता। ये वीडियो का थोड़ा लो एंगल है, मैंने कैमरे को फ्रंट फोक के पास
नीचे फिक्स किया हुआ है। वी ऑल हेयर एट स्टोक, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टोक नाला है, और उसके ज़रा सा ऊपर आप देखेंगे तो आप स्टोक कांगड़ी की पीक भी देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें यहाँ आने में कितना मिनट लगा होगा, 10 मिनट 15 मिनट मैक्स। Yes. आई थिंक सो। 15 मिनट के आसपास लगा। और मैंने आज पहली बार साइकिल चलाई है, एंड आई होप कि मैं ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है इसको अच्छे से कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, of course Great. we'll be able to do it. Yes. थैंक यू। भाई लोगों, एक बात मैं ज़रूर शेयर करूंगा, ढलान पर ये साइकिल रॉकेट बन जाती है। दम तो बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता, पर स्पीड को कंट्रोल में रखने के लिए लगातार ब्रेक लगानी पड़ती है। आज हम स्टोक विलेज में हैं, स्टोक गांव में, जो लेह से लगभग 10-12 किलोमीटर के आसपास है। और आज से हमारा एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि ये एक वार्म अप डे है। एक्चुअल एक्शन कल से स्टार्ट होगा, और कल हम अपने इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन का एक तरह से सवेरे शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि वो 70-80 किलोमीटर लंबा हो, अभी मुझे उसका एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा ये 20 किलोमीटर घूमने के बाद थोड़ा सा आइडिया होगा कि साइकिल किस तरीके से चलती है और हम कितना ठीक ठाक तरीके से इसको कर पाएंगे। यहाँ पे वैसे भी अभी हम सिटी के आसपास घूम रहे हैं तो काफ़ी सारी भीड़ है, ट्रैफिक है, वो सब चीज़ें हैं। जब बाहर निकलेंगे तो ये सब नहीं होगा डेफिनेटली उसी हिसाब से। पर दूसरी जो चीज़ होने वाली है वो है हाइट, और साथ में थोड़े से हो सकता है कि रोड भी ख़राब हो, तो वो सब भी देखेंगे। स्टोक से निकलकर चोगलामसर के साइड से होते हुए हम लोग माथो मोनेस्ट्री तक गए। चोगलामसर के आसपास काफ़ी ट्रैफिक भी था, पर आगे रोड खाली ही मिला। स्टोक से माथो तक की दूरी है लगभग 20 किलोमीटर। लंबी परछाइयों के साथ 4-5 बजे की धूप यहाँ बड़ी अच्छी लगती है। माथो पहुँचते पहुँचते ही दिन ढलने की शुरुआत तो हो ही गई थी, और शाम होने के कारण तेज़ हवा और भी ठंडी हो गई थी। फिर देर शाम तक ही वापस स्टोक पहुँच पाए।